हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं डेली आपके लिए लेकर आता हूं एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं बहुत बार। तो जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं और इस बार 2024 से 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, या जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2024 से 25 के, तो वो ये प्रैक्टिस सेट अवश्य रूप से करके जाएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं, बच्चों मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे। अगर आप केवल लाइक भी कर देंगे ना, तो भी मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि हमारी जो क्लास होती है उनका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और लास्ट में मुझे अपने कमेंट में बताना अपना स्कोर कितना कितना आपने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो फर्स्ट चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है उसी का एक क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय, आपसे 2024 में पूछा गया था। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ऑप्शन है सदैव अपरिमेय या सदैव परिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों, या फिर शून्य। तो काफ़ी बच्चे इस जो क्वेश्चन को गलत करके आए थे और उन्होंने जो आंसर लगाया था, उन्होंने सोचा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर आएगा उसमें परिमेय भी होगी और अपरिमेय भी होगी, तो उन्होंने ऑप्शन सी लगा दिया था, लेकिन बिल्कुल गलत आंसर लगा के आए हैं वे। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोई भी आप अपरिमेय मान लीजिए, जैसे √2 हो गई, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय में आप किसी भी परिमेय संख्या का चाहे जोड़ करें, चाहे घटा करें, चाहे गुना करें या चाहे भाग करें, वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगी। क्या बताया मैंने कि किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर कोई भी परिमेय आप जोड़ो, चाहे घटाओ या गुना करें या भाग करें, वो हमेशा क्या रहेगी, अपरिमेय रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सदैव अपरिमेय। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो ये क्या मेरी परिमेय रहेगी, ये बन जाएगी अब अपरिमेय, ठीक है। ये टोटल नंबर क्या आ जाएगा, अपरिमेय। ऐसे ही अगर √2 में से कोई भी अपरिमेय घटा देंगे तो भी क्या बन जाएगी, अपरिमेय, ठीक है। तो अपरिमेय कभी चेंज नहीं होगी, वो अपरिमेय रहेगी। अगर √2 को मैं 2 से भाग लगा देता हूँ तब भी मेरी क्या रहेगी, अपरिमेय ही रहेगी। और अगर √2 को हम 2 से गुना भी कर दें तो भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय ही रहेगी। ये नेवर चेंज होती है, कभी नहीं बदलती, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या को किस में भी जोड़ो घटाओ, वो हमेशा क्या रहेगी, अपरिमेय। तो इससे जब अगर अब की बार अंतर आया है, क्या पता अगली बार को योग पूछ ले या गुना पूछ ले या भाग पूछ ले। तो एक सवाल से हमने 4 सवाल क्लियर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं बोर्ड का जिसमें हर साल ना पूछा जाता हो। ये हर बार पूछा जाता है और 101% आपका बोर्ड में रखा हुआ मिलेगा। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, चाहे इस सवाल को रट लो चाहे कैसे कर लो, लेकिन इसे ज़रूर से ज़रूर करके जाना। देख सकते हो 2019 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में, 24 में भी 2 सेट में पूछा गया है, तो 25 में भी ज़रूर पूछा जाएगा। या तो √2 देगा या इसकी जगह √3 दे सकता है या √5, लेकिन मेथड कभी नहीं बदलेगा, वो मेथड सेम ही रहेगा सबके लिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ये जो आप इसको सिद्ध करना है कि √2 को एक अपरिमेय संख्या दिखाइए, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम जो इसका विपरीत मान के चलते हैं हमेशा, √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लिखेंगे √2 बराबर P/Q, ठीक है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, जहाँ P व Q धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, और इन P और Q का कोई भी सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो हम लिखेंगे और P व Q का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ को बोलते हैं कॉमन, ठीक है। इतना लिखना है। अब उसके बाद इस √ को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो वर्क करेंगे तो यहाँ पर √2 हट जाएगा। चलो पहले लिख लो, √2 का वर्ग, यहाँ पर p/q का वर्ग। तो ये अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 और ये आपका p²/q²। यहाँ से p² का मान क्या हो जाएगा 2q²। ठीक है, p² का मान क्या आ गया 2q²। अब लिखेंगे चूँकि अतः p² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब अगर p² 2 से विभाज्य है तो p भी क्या हो जाएगा 2 से विभाज्य होगा, अतः p भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसको p को मानेंगे, कुछ और नंबर मान लेंगे, p बराबर 2r मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, p बराबर हमने मान लिया 2r, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है तो कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, तो p बराबर हमने मान लिया 2r। अब दोनों ओर का फिर से वर्क कर दीजिए, तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p² और इधर आ जाएगा 2 का वर्ग 4 और r का वर्ग r²। अब देखिए ये भी p² का मान है, ये भी p² का मान है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अतः 2q² बराबर 4r²। या ये कह दीजिए कि p² का जो मान है 2q² यहाँ पर रख दिया हमने, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो बचा आपका क्या q² बराबर 2r²। है ना, तो q² बराबर बच गया 2r²। अब जैसे यहाँ पर बचा था p² बराबर 2q², तो हमने लिखा था p² 2 से विभाज्य है और p भी 2 से विभाज्य है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर बचा है q² बराबर 2r², तो हम लिखेंगे q² 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य है। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर देखिए ध्यान से। अतः q² 2 से विभाज्य है और जो आपका q है वो भी किससे विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब जो है आपका देखिए p भी 2 से विभाज्य था और q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये दोनों जो p और q है दोनों 2 से विभाज्य है ना, तो लिखेंगे अतः p व q दोनों 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, p व q दोनों 2 से विभाज्य हैं। अब अगर दोनों 2 से विभाज्य हैं, हमने शुरुआत में माना था कि p और q का कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों संख्या 2 से कट रही है, तो इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट था वो हमने गलत मान लिया। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है कि p व q का कोई सार्वनिष्ठ या कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, ये किसका विरोध कर रहा है, ये इस बात का विरोध कर रहा है कि p और q का कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो यह जो हमारी अतः हमारी परिकल्पना यह लिखेंगे, यह त्रुटि या यह इस बात का विरोध करता है, ये लिखे, यह संकेत करता है, या ये लिखे कि यह हमारी मान्यता, जो हमारी मान्यता है वो कौन सी हमारी जो मान्यता है √2 एक परिमेय संख्या है। यह है हमारी मान्यता √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है को गलत दर्शाता है। ठीक है, जो हमारी जो मान्यता थी √2 एक परिमेय संख्या है वो इसको गलत दर्शाता है। इसका मतलब ये इस कारण हो रहा है क्योंकि हमने एक गलत परिकल्पना मान ली। तो हम इसको अब लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या मानेंगे, जो भी अपरिमेय है इसको हम परिमेय मान के चलेंगे और परिमेय को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q कैसी संख्याएं हैं कि p और q दोनों धन पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है, और p और q में कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, ये मानेंगे।
उसके बाद यहाँ इसका दोनों ओर का वर्क करके यहाँ से हम पी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। अब लिखेंगे पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है और पी भी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब पी बराबर 2r हो जाएगा। अब फिर दोनों ओर का वर्क कर देंगे, तो यहाँ से पी स्क्वायर का मान आया 4r स्क्वायर, और यहाँ से था पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया। यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, क्यू भी 2 से विभाज्य है, तो अब पी और क्यू दोनों 2 से विभाज्य है। तो यह इस बात का विरोध कर रहा है कि पी और क्यू का कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो हम लिखेंगे कि यह हमारी मान्यता √2 को, जो एक परिमेय संख्या है, इसको माना था हमने, इसको गलत दर्शाता है। इसका मतलब √2 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है आपका, सीधा 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी या हो सकती है, आपसे 2024 में पूछा गया है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखें। कोई भी त्रिघात बहुपद होगा तो उसके शून्यकों की संख्या हमेशा 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। यानी शून्यकों की संख्या घात पर निर्भर करती है, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्विघात बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक हो सकते हैं, तो आप कहोगे सर 2 हो सकते हैं। तो अब की बार त्रिघात पूछा है तो हो सकता है अगली बार को द्विघात पूछ ले, तो आप याद रखिएगा घात जितनी होगी शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, फिर एनसीईआरटी का भी है, तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, उसने जो है आपको द्विघात समीकरण k की फॉर्म में दी है, तो सबसे पहले मुझे इस k का मान निकालना होगा। तो k का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है बहुपद fx, मान लेंगे बहुपद को fx बराबर k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस k1। ये आपको एक बहुपद गिवन है। अब उसने एक और चीज़ दी है कि एक शून्यक -3 है। शून्यक का मतलब होता है बच्चों x की वैल्यूज़, तो ये x का मान ही तो है -3, तो हम x की वैल्यू जो -3 है इसमें पुट कर सकते हैं, हाँ या ना। तो लिखेंगे चूँकि बहुपद का एक शून्यक -3 है, अतः x बराबर -3। ठीक है, x बराबर -3 रखने पर, तो रखो इसमें, तो यह जाएगा आपका fx। और हाँ, जब ये शून्यक है, शून्यक का मतलब होता है कि x का वह मान जो दी गए बहुपद को शून्य बना दे, यानी fx का मान जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f-3 रखने पर वो 0 बराबर आ जाएगा। x के स्थान पर अगर मैं -3 रख दूंगा तो मेरा सारा का सारा जो होगा बहुपद वो शून्य हो जाएगा। अब f-3 की वैल्यू निकाल लो, तो f-3 की वैल्यू यहाँ पर -1 रख देंगे x की जगह, -3 रख देंगे x की जगह, तो -3 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस के k और -3 प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, k-1 इंटू 3 या 9 जाएगा, माइनस के 3 के और प्लस के 1। यहाँ से k का मान निकालो, सोल्व करेंगे तो 9k - 9 और माइनस के 3 के प्लस के 1 बराबर 0। तो 9k में से 3 गए गया 6k बचे, और 9 में से 1 गया 8 बचे, बराबर 0। यहाँ से 6k को इधर रखो और 8 को इधर ले जाओ, तो 2 3 6, 2 चौके 8, k का मान आ चुका है 4/3। ठीक, अब k का मान निकाल लिया, लेकिन अभी हमें से दूसरा शून्यक पूछा है, तो k का मान वापस से इस बहुपद में रखेंगे। ये अतः बहुपद fx बराबर k की वैल्यू रखें यहाँ पर 4/3 -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 x प्लस के 1। तो बहुपद मेरा ये बनेगा, 3 एकम 3 और 4 में से 3 गया, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 x प्लस के 1। इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 3 और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, अब इस fx को तो लिखेंगे, यदि fx बराबर 0, fx को यदि हम 0 के इक्वल लेके चलें तो आप क्या लिखोगे, इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 बटे 3 बराबर 0। ये 3 कहाँ चला जाएगा, 0 में, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 बराबर 0। अब इसके जो है आप फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, 3 एकम 3 हो जाएंगे इसके फैक्टर, तो लिखेंगे 3x प्लस के x प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस के 3, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस के 3 लिखेंगे बराबर 0। तो x प्लस के 3 और x माइनस x प्लस के 1
बराबर 0। अब हमें दो शून्य कितने प्राप्त होंगे इसे, अतः x बराबर -3 और -1 हो जाएंगे। तो x के मान क्या आ जाएंगे, -3 और -1। तो दूसरा शून्य क्या है, -1 है, क्योंकि पहला शून्य -3 है, तो लिखेंगे अतः दूसरा शून्य -1 है। तो देख सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे किया मैंने, आप भी ऐसे ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 2 तथा 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे, एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, तो ऐसे सवाल को करने का एक ही मेथड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की। तो अनेक हल के लिए सबसे पहले लिखो इसे समीकरण 3x - y बराबर 2 और 9x - 3y बराबर 6। तो यहाँ से A1/A2 निकाल लीजिए पहले। A1/A2 का मतलब है कि x के साइड में जो लिखा है वो A1 है और इधर x की साइड में जो लिखा है वो A2 है। तो 3/9 हो जाएगा। तो 3/9 को सोल्व करेंगे, 1/3 आया A1/A2। अब B1/B2 निकालिए। B1/B2 का मतलब है कि y की गुणा में जो लिखा है उसको लिखे चिन्ह सहित -1 और इधर y की गुणा में जो लिखा है नीचे लिखे -3। तो 3 से एक माइनस से माइनस गया, 1/3 आ गया। अब C1/C2 निकालिए। C1/C2 का मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी है ये, तो 2 और 6 है, तो 2/6। 2 से गया 6, कितने आ गया, 1/3। अब चेक करिए क्या A1 अनुपात और B1 अनुपात ये C1/C2 ये बराबर आ रहे हैं, तो सारे के सारे बराबर आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के और ये भी बराबर है C1/C2 के। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, याद है, और समपाती में अनंत हल होते हैं। तो लिखेंगे अतः रेखाओं के अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत का मतलब भी क्या होता है, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बहुत सिंपल है। चलिए, आपको बस कंडीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए वो पूछ लेता अनेक हल की जगह एक हल होगा, तो एक हल की कंडीशन याद है ना कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए B1/B2 की, अगर एक हल की बात पूछेगा ना, एक हल। और अगर कोई हल नहीं पूछता तो याद होना चाहिए A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। ये कब कंडीशन है, कि जब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए उंगलियों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। ये आपको 2 समीकरण दी गई हैं और 2024 में पूछा गया है, सीधा 6 नंबर में पूछा गया है लॉन्ग में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले इन समीकरणों को हल करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। देखिए, पहली समीकरण है 3/2 x - 5/3y बराबर -2। इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के लिए कैंची गुना कर दो, 3 × 9x हो गया और -2 पंजे 10y हो गया। नीचे आ गया 2 × 6 बराबर -2। इस 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, कितना आएगा, 9x - 10y बराबर -12। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। x/3 + y/2 बराबर 13/6 है। 2 की इधर गुना करो, 3 की इधर गुना करेंगे तो 2x + के 3y और बटे आ जाएगा 6 बराबर 13/6। इस 6 से ये 6 ख़त्म हो जाएगा, तो 2x + के 3y बराबर आ चुका है 13, समीकरण नंबर 2। अब आपके सामने 2 समीकरण हैं, आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओ चाहे विलोपन विधि लगाओ। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको विलोपन विधि से कीजिए। पहला देखिए ध्यान से, इधर 9 है और इधर 2 है, तो 9 को और 2 को कैसे बराबर बनाएंगे कि 2 की गुना इधर समीकरण 1 में करने पर और 9 की गुना समीकरण 2 में करने पर। तो लिखेंगे 9 की गुना समीकरण 2 में व 2 की गुना समीकरण 1 में करने पर। तो क्या बनेगा, इधर 9 की, इधर समीकरण 2 में किसकी गुना करनी है, 9 की गुना समीकरण 2 में। हाँ ठीक है, समीकरण 2 में 9 की गुना करेंगे तो 9 दूनी 18x + के 9 × 27y और 13 निम्मा 117 होगी। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 की गुना करने पर, तो 2 की गुना करेंगे, 2 × 18x 2 × 20y और 12 दूनी 24
ठीक है। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों, मुझे x से x खत्म करना है, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, साइन पलट देंगे। तो 18x से 18x कैंसिल हो गया, 27 और 20 जुड़ जाएंगे, ये आ जाएंगे 47y, और 117 में 24 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, हासिल लागू 1 1 और 1 2 और 2 तो 4, 141 हो गया। अब 47 से कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3। ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो 9x और माइनस के 10, y की वैल्यू है 3 और बराबर है माइनस के 12। 9x माइनस के 30 बराबर माइनस के 12, तो 9x इधर रखेंगे और 30 को इधर ले जाएंगे, माइनस 12 प्लस के 30, 30 में से 12 गए, आप कहोगे सर 18, 9x बराबर 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x का मान आ चुका है 2। ठीक है। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका जो है इस समीकरण का हल है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एक कि हल करिए इन समीकरणों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर बार एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। 2019 में, 20 में, 23 में, 24 में पूछा गया भी है। तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। तो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले क्या मानेंगे, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक मानेंगे। तो माना दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इसमें x हो जाएगा, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इकाई का अंक बराबर y, और संख्या क्या हो जाएगी, संख्या होती है हमेशा 10x प्लस y। ठीक है, ये संख्या होती है। अब प्रश्न अनुसार आइए, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या और इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यानी एक संख्या ये है 10x प्लस वाई, और इसके अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, वो अंकों को पलटने से बनी संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। इन दोनों का योगफल वो कितना है, 66 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख लेंगे। 10x प्लस के वाई प्लस के 10y प्लस के x बराबर 66। ये 10x है, ये 1x है, 11x हो गया, और 10y ये 1y कितना हो गया, 11y हो गया, बराबर 66। यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं, 6 बार चला जाएगा, तो x प्लस वाई का मान आ गया 6। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब आगे बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो अंक कौन कौन से इसमें, x और y। तो x और y का अंतर 2 लिख लेंगे, तथा x माइनस वाई बराबर 2, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आपके सामने 2 समीकरण हैं, इनको आराम से सोल्व कर सकते हैं विलोपन विधि से। तो सबसे पहले समीकरण 1 में समीकरण 2 ऐड करेंगे, तो x और x जुड़कर 2 हो जाएंगे, और y से y कट जाएगा, इधर 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो 2 से गया 8, कितनी बार, 4 बार, तो x का मान आ गया 4। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 को इधर ले जाएंगे तो y आ जाएगा 2, अतः y बराबर 2। अब संख्या में क्या मिल जाएगी, अतः संख्या बराबर, संख्या थी 10x प्लस के y, तो 10 × 4 प्लस के 2, तो संख्या क्या है, 10 चौक 40 प्लस के 2 यानी 42। वो संख्या क्या है, 42 है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 42। इस टाइप से करना है इस सवाल को। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस के 9x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो खुद से करने की प्रैक्टिस करिए इसको। ठीक है, तो और यहाँ पर भी देख सकते हो कैसे करेंगे। जब भी इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने होते हैं तो पहला और लास्ट की गुना कर दिए, तो 4 पंजे 20 हो गए। अब इस 20 को ऐसे 2 फैक्टरों में डिवाइड करना है जिनका योग 9 हो जाए। तो इसके 20 के क्या बनेंगे, 4 पंजे 20, दोनों का योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम 4x² प्लस के 9x प्लस के 5 बराबर 0 है। इसको हम लिख सकते हैं 4x² प्लस के 4x प्लस के 5x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुना कॉमन लीजिए और यहाँ से इसमें कॉमन लीजिए, तो 4x कॉमन आकर x बचा, इधर 1 बचा, इधर 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लिया, x प्लस के 1 बचा, यहाँ से x प्लस के 1 आ जाएगा एक बार, और 4x प्लस के 5 आ जाएगा। और x के जो, यदि हम लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, -1। और यदि 4x प्लस के 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, -5/4।
तो x के 2 मान हैं, अतः मूल बराबर -1 और -5/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। और ये आपसे पूछा गया था 2022 में, और आपका NCERT में भी दिया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? अब इसके दो तरीके हैं, या तो इसको आप रैखिक समीकरण से बना लीजिए, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान करके, या इसको द्विघात समीकरण से बना लीजिए कि पहली संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, भाई दोनों का योगफल 27 है, उनमें से अगर एक x है तो दूसरी आ जाएगी 27 - x। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, मर्जी आपकी, आप कौन से मेथड से करते हो। ठीक है, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, भाई दोनों का योगफल 27 है, उसमें से एक x है तो दूसरी क्या बची, 27 - x बची। अब प्रश्न के अनुसार है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी x और 27 - x का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 182 के इक्वल आना चाहिए। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x आ जाएगा, और यहाँ पर x² आ जाएगा बराबर 182। इस x² और 27x को इधर ले जाइए तो कितना बन जाएगा, x² माइनस के 27x और प्लस के 182, और इधर आ जाएगा 0। इसको इधर पलट कर लिख देंगे, x² माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई, इसके फैक्टर करिए 182 के, ऐसे फैक्टर करिए कि जो उनका योगफल आए 27 आए। तो कितना हो जाएगा 182 का, 14 और 13 हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस के 182 बराबर 0। ठीक है, x² यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस के 14 बचा, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 14 बचेगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x माइनस 14 कॉमन ले सकते हैं और बचे आपका अंदर x माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर x माइनस 14 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा, 13 आएगा। अब x के दो मान आए हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 - x था, तो जब 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। और यदि पहली संख्या आपकी क्या हो, 13 हो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो दो कंडीशन आई हैं इसमें, तो याद रखना है, इस सवाल को ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30 और x डज नॉट इक्वल्स टू -4 7, यानी x का जो मान है आपका 4 नहीं आना चाहिए माइनस के, और ना ही 7 आना चाहिए। 2020 और 22 में पूछा गया है। इस टाइप का सवाल डायरेक्ट आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो ध्यान से देखिए ऐसे सवाल कैसे करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए, है ना, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस कैंची गुना हो जाएगी तो x - 7 - x + 4 और बटे इन दोनों की गुना हो जाएगी x + के 4 इंटू x - 7 बराबर 11/30। यहाँ पर माइनस के अंदर गुना कर देंगे तो -x - 4 हो गया, इसकी गुना करेंगे x² और फिर x की -7 में करेंगे -7x, 4 की x में करेंगे 4x और 4 की -7 में करेंगे तो 28 बराबर 11/30। यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, 4 माइनस के 7 माइनस के 11 हो गया बटे x², यहाँ पर 7x, ये प्लस के 4x माइनस के 3x बचा माइनस के 28 बराबर 11/30। ये 11 से 11 कट जाएगा और इधर 30 की गुना हो जाएगी -30 आ जाएगा, और इधर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे x² माइनस 3x माइनस के 28 आ जाएगा। इस 30 को भी इधर ले आइए तो कितना आ जाएगा, x² माइनस के 3x 28 माइनस के और प्लस के 30 आकर के प्लस के 2 बचेंगे, यहाँ पर बराबर 0 बचा। पलट कर लिख देना इसको, x² माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0।
अब ये द्विघात समीकरण बन गई आपकी, तो इसके फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1x प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, तो x माइनस के 2 बचेगा, माइनस के 1 और x माइनस के 2 बचेगा बराबर 0। यहाँ से दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे कॉमन लेके, और अंदर क्या बचा, इधर x बचा है, -1 बचा, और लिखेंगे यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो गया, और यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x का मान आ चुका, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 और डॉट 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 का 10वां पद होगा। तो ये एक AP दी गई है आपको, इसका 10वां पद बताना है। तो 10वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखेंगे 10वां पद या A tan बराबर A प्लस के 9D हो जाएगा, है ना। 10वां पद A प्लस के 9D। अब A क्या होता है, पहला पद होता है, तो पहला पद इसमें √2 है प्लस के 9 इंटू D क्या होता है, दूसरे पद को पहले पद में को घटा देंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 2√2 में से जब √2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 √2 आएगा। भाई ये 2 आम है, ये 1 आम है, तो 2 आम में से 1 आम गया, बचेगा 1 आम। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 9 √2 और √2 कितने हो जाएंगे, 10 √2 हो जाएंगे, है ना। तो 10 √2, इसका मतलब क्या है, इस 10 को अंदर भेजिए, तो ये 10 जो है पूरा वर्ग होगा, तभी तो बाहर आया है, तो अंदर जाके पूरा वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा √2 गुना 100। ठीक है, और 2 गुना 100 का मतलब होगा √200। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देख सकते हो, तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी AP का सवाल है। उस AP के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। आपसे 51 पदों का योगफल पूछा है और दिया क्या है, दूसरा और तीसरा पद। तो दिया है दूसरा पद, दूसरा पद का मतलब हो जाएगा A2, और A2 कितना दिया है आपको, 14, और तीसरा पद कितना दिया है, A3 बराबर 18। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, दूसरे पद को हम और क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं, आया ना, समीकरण नंबर 1। और तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब यह एक समीकरण है A प्लस D के रूप की, और यह समीकरण है A प्लस 2D के रूप की। तो इन दोनों को जोड़ करके या घटा करके आप इनको सोल्व करके A और D का मान निकाल लीजिए, फिर 51 पदों का योगफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, A प्लस D बराबर 14 और A प्लस के 2D बराबर 18। तो जब इन्हें घटाएंगे तो माइनस माइनस लग जाएंगे, A से A गया, 1 D में से माइनस के 2D गए तो माइनस के D बचा, 14 में से 18 गए तो माइनस के 4 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी D का मान आ गया 4। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण जब 1 में रखेंगे D का मान कितना आ जाएगा, A प्लस के 4 बराबर 14, तो A बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपसे वो कोई सा भी पद पूछ ले, बस D और A पता होना चाहिए, तो लिखेंगे अतः 51वां पद। तो 51वें पद का मतलब हो जाएगा इसने पूछा 51 पदों का योगफल, तो 51 पदों का योगफल का मतलब क्या हो जाएगा कि S51, तो S51 हमसे पूछा है। आप जानते हैं n पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, n क्या होता है, जितने पदों का योगफल वो पूछेगा उसकी वैल्यू। तो 51 पदों का योगफल पूछा है तो n बराबर 51 रखेंगे, तो S51 बराबर आ जाएगा 51/2 2a की वैल्यू कितनी आई है, 10 प्लस के n-1, तो 51 - 1 यानी 50, और D की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ से को सोल्व करें, 51/2, 2 दाही 20 हो जाएगा, और 4 पंजे 20 यानी 200 हो जाएगा, तो 220 हो गया ऊपर। 51 इंटू बटे में 2 से 2 करे कितने बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, तो 51 इंटू 110, तो इसकी गुना करेंगे 0, 11 एकम 11 हासिल लगू 1, 11 पंजे 55 और 1 56, तो S51 का मतलब हो जाएगा 51 पदों का योगफल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 5610। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपके त्रिभुज वाले चैप्टर से है। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर हो BC बटे FD, तो और वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, यानी कब होंगे त्रिभुज समरूप और कंडीशन बतानी है आपको। इनमें से कौन B बराबर होगा कौन E के, या कौन A बराबर कौन F होगा, या कौन A बराबर कौन D, या कौन B बराबर कौन D। तो कौन सी कंडीशन के लिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे वो बताना है। तो ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है ABC, तो एक ट्रायंगल बनाइए ABC यानी ABC। अब दूसरा त्रिभुज बनाना है DEF, दोनों समरूप हैं तो DEF। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि दो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज है DEF। इसमें AB का अनुपात DE से है। देखिए AB यहाँ पर है और DE यहाँ पर है, तो ये दोनों जो है समानुपात में है, और BC और FD समानुपात में है, यानी BC और FD समानुपात में है। तो हमसे पूछा है दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये AB जो है इसके समानुपाती है, ठीक है, और ये जो BC है, ये वाला BC, ये किसके समानुपाती है, FD के, ठीक है। तो ये जो कोण B है, यानी ये वाली भुजा समानुपात है और ये वाली भुजा समानुपाती है, तो ये वाली भुजा समानुपाती है और ये वाली भुजा समानुपाती है, तो इन दोनों के बीच का कोण और इन दोनों के बीच का कोण दोनों बराबर होते हैं, याद रखिएगा। तो कौन सा कोण बराबर होंगे, कोण B और कोण D बराबर होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। एक बार फिर से समझिए, जब भी दो ट्रायंगल गिवन हो और उनकी दो भुजाओं का अनुपात दिया हो, तो जिन दो भुजाओं का अनुपात होता है, जैसे AB का अनुपात है DE के साथ और BC का अनुपात किससे है, FD के साथ, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A बराबर 57 डिग्री और कोण E बराबर 75 डिग्री, तो कौन सी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बनाएंगे, मान लीजिए A, ये B, ये C। इसी प्रकार एक ट्रायंगल है DEF, तो DEF, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अब उसने बोला कोण A बराबर 57 डिग्री, यानी कोण A का मान क्या इतना है, 57 डिग्री। कोण E का मान है कितना, 75 डिग्री। कोण E का मान है 75 डिग्री। तो बताइए कौन सी कितना होगा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 57 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 75 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब आपसे दो कोण दे करके तीसरा कोण ही तो पूछा है उसने, सिंपल सा, कि दो कोणों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि यह, लिखेंगे पहले सॉल्यूशन दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF, ठीक है। अतः कोण A किसके बराबर होगा, कोण D के, ठीक है। कोण A किसके बराबर होगा, कोण D के, और कोण B किसके बराबर होगा, कोण E के, तथा कोण C किसके बराबर होगा, कोण F के। अब ध्यान से देखिए, ये वाला कोण B किसके बराबर होगा, कोण BE के, तो लिखेंगे अतः कोण B बराबर हो जाएगा आपका कोण E, यानी 75 डिग्री, और कोण A हमें गिवन ही है कितना, 57 डिग्री। अब निकालेंगे कोण C, निकालना है हमें। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना लिखेंगे, 180। तो अतः कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, इन तीनों को मिलाकर के 180 आना चाहिए। कोण A कितना है, 57 डिग्री, कोण B कितना है, 75 डिग्री, प्लस कोण C हमें निकालना है। तो 57 और 75 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 7 12, हासिल लगो 1 6 7 13, 132 डिग्री, 180 डिग्री। अब कोण C बराबर आ जाएगा 180 माइनस 132, तो कितना आ गया, 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 3 गए 4, तो 48 डिग्री आ गया कोण C का मान। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में पूछा भी गया है, कर लेना इसकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 15 है,
इसमें क्या लिखा है, बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी पूछी है इसने, और बहुविकल्प सवाल है, 2020 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, पहले सबसे पहले मेथड देख लीजिए, उसके बाद मैं इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट ऑप्शन देख से ही लगा दोगे आप। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले चतुर्थांश बनाओ एक, और -3 का मतलब है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो x अक्ष पर -3 तक ले जाइए, -1 -2 और -3। y अक्ष पर +4 है तो +4 तक ले जाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब उसने x अक्ष से दूरी पूछी है इस बिंदु की, तो बिंदु कहाँ पर बनेगा, -3 और 4 मिला के यहाँ बनेगा। ठीक है, ये बना -3 और 4, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यही तो x अक्ष है, तो यहाँ से लेकर के डिस्टेंस ये इतने के तो बराबर आएगी, हाँ है ना। तो ये क्या कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 4 वैल्यू है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो मान क्या हो जाएगा, 4। तो अब हर सवाल में आपको ऐसा चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, यदि कोई बिंदु दे करके आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला आंसर लगा देना, और अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला आंसर टिक कर देना। ठीक है, मान लीजिए अगर उसने पूछा 2,4 की y अक्ष से दूरी बताओ, तो अब क्या आंसर आएगा, आप कहोगे सर 2। ठीक है, y अक्ष पूछेगा तो x वाला आंसर है, और अगर x अक्ष पूछा तो y वाला आंसर होगा। ठीक है, ये इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसमें आपको बहुत ही कम समय में आप लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 से लेकर के लगातार आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, 22, 23, 24। सवाल क्या है कि बिंदु XY एक बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। इसका मतलब है ये जो XY एक बिंदु है, ये इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। तो x और y में हमें रिलेशन बताना है, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। अब ये एक बिंदु है, ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x और XY तथा 3,6 के बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए किसके, कि XY और -3, 4 के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 या x1 - x2 कर लो, मर्जी आपकी है। तो x1 - x2 कर लीजिए, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर y1 - y2 y - 6 का होल स्क्वायर बराबर आएगा किसके, x - 3 करेंगे तो प्लस के हो जाएगा ये x प्लस के 3 का वर्ग और प्लस के y - 4 का वर्ग, ये दोनों बराबर हैं। दोनों का वर्ग करेंगे तो √ से √ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x - 3 का होल स्क्वायर, तो इसे a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, यहीं पर x स्क्वायर प्लस के 3 × 9 और माइनस के 6x हो गया, ये y स्क्वायर प्लस के 36 और माइनस के 12y हो गया बराबर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 9 और प्लस के 6x हो जाएगा, इधर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y हो गया। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, 9 से 9 खत्म, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म। अब बचा क्या, उन सबको देख लीजिए, माइनस के 6x बचा है, तो इधर लाएंगे माइनस के 6x और हो जाएंगे, तो माइनस के 12x हो जाएंगे। ये माइनस के 12y बचा, माइनस के 8y इधर लाएंगे, प्लस के 8y और 12 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 4y बचा। ठीक है, और ये 36 बचा, 16 को इधर लाएंगे तो 36 में से 16 जाएंगे तो 20 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 4 4 से सबको काट सकते हो आप, तो 4 × 12x 4 × 4y और प्लस के 4 × 5 = 20 बराबर 0। ठीक, या यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इधर पहुँचा देंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 3x बचेगा प्लस के y और यह हो जाएगा -5 बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, जब भी ऐसा सवाल आए कि एक बिंदु इन दो बिंदु से समदूरस्थ है, इसका मतलब है कि एक बिंदु की इस बिंदु से बीच की दूरी और इस बिंदु की इस बिंदु से बीच की दूरी बराबर होगी, और दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस पर बोर्ड में हर बार एक सवाल पूछा जाता है दो बिंदु के बीच की दूरी के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, उसने आपसे A के निर्देशांक पूछे हैं, तो सबसे पहले एक चित्र बनाइए। एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो जाएगा ये, मान लीजिए O है, और इसका व्यास हो जाएगा ये।
ए बी। उसने बोला ना कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो ए बी हमने मान लिया वो एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2-3 है। तो केंद्र के निर्देशांक कितने हैं? 2-3 है। तथा बी के निर्देशांक 1-4 हैं। तो बी के निर्देशांक है 1,4। तो आपको ए के निर्देशांक बताने हैं। तो ए के निर्देशांक कैसे बताएंगे? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि दो बिंदु के बीच का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है आप जानते हैं। तो हम मान लेंगे इसके निर्देशांक थोड़ी देर के लिए x1 और y1 मान लिया। तो माना बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है। तो बिंदु ए के निर्देशांक हमने मान लिया x1 और y1 है। अब ध्यान से देखिए ये दो बिंदु हैं, तो इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ए बी के जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो किसके बराबर आएंगे? x1 + x2/2 और y1 + y2/2 आया ना। अब ए बी का मध्य बिंदु है कौन सा? 2-3 है, तो 2-3 आ जाएगा इधर तो, और बराबर x1 + x2/2। तो x1 तो हो जाएगा x1 + x2 हो जाएगा ये 1/2 कोमा y1 + y2, y1 हो जाएगा y1 और y2 हो जाएगा आपका 4/2, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु बराबर हैं तो इसका x निर्देशांक x के बराबर होगा और y निर्देशांक y के बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः 2 बराबर हो जाएगा x1 + 1/2 के और -3 बराबर हो जाएगा y1 + 4/2 के। यहाँ से 2 दूनी 4 ले जाइए इधर, x1 + 1 आया और x1 का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, y1 + 4, तो y1 का मान कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। अब x1 y1 हमें पता चल गया, तो लिखेंगे अतः ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक बराबर 3, -10। तो इस तरह से सवाल होगा। नोट कीजिए इस सवाल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। यदि 2 cos² 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये पिछले 2 सालों से पूछा जा रहा है लगातार, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले तो आपको cos 45 का मान याद होना चाहिए। कितना होता है cos 45 का मान? तो दिया है 2 cos² 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा। तो cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का भी स्क्वायर लग जाएगा, -1 बराबर cos थीटा। यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -1 बराबर cos थीटा। 2 से गया 2, ऊपर बचा 1, -1 बराबर cos थीटा। और 1 से गया 1 यानी 0 बराबर cos थीटा। अब cos में 0 किसका मान होता है? आप कहोगे सर cos 0 का मान होता है 0, नहीं cos 90 का मान होता है 0, ठीक है। तो इसकी स्थान पर हम cos 90 लिख सकते हैं, बराबर में cos थीटा। cos से कैंसिल cos, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो इस टाइप के सवाल ऐसे होते हैं, आपको टेबल याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। ये सिद्ध करने वाले सवाल भी आते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस करके जाना। cot A - cos A बटे cot A + cos A बराबर cos A के -1 बटे cos A के +1, ये सिद्ध करना आपको। तो इनको करने के लिए आपको जो है 6 ये जो 8 रूल होते हैं इनको याद होना चाहिए। इधर लिख रहा हूँ मैं। आप जानते हैं साइन किसका उल्टा होता है? 1/cosec का, ठीक है। cosec A का sin A उल्टा होता है। और अगर cosec A की वैल्यू पूछ लें तो हो जाएगा 1/sin A, ठीक है। और अगर cos A की वैल्यू पूछ लें तो 1/sec A हो जाएगा। और अगर sec A की वैल्यू पूछ लें आपसे तो हो जाएगा 1/cos A, ठीक है। और अगर tan A की वैल्यू पूछ रहे तो tan A की होता है 1/cot A, या कह सकते हो sin A/cos A, यही तो होता है। और एक होता है cot A। cot A किसका मान होता है? 1/tan A, या होता है cos A बटे sin A। तो ये जो है आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। अब देखिए इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, यानी इस वाले LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। कैसे? ये जो कोट है इसको बदलिए। कोट का मान क्या होता है? कोस बटे साइन। तो जितने भी हैं कोस और साइन को छोड़ करके बाकी को इन्हीं के पदों में तोड़ देते हैं। तो कोट को तोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन LHS। सबसे पहले LHS सोल्व करिए। LHS है आपका कोट A - कोस A बटे
कोट ए प्लस कोस ए। तो LHS को तोड़ेंगे। कोट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस ए बटे साइन ए, आया ना, माइनस कोस ए बटे, इसको सेम नीचे लिख सकता हूँ, कोस ए बटे साइन ए और प्लस कोस ए। ठीक, इस बराबर को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से कोस ए कॉमन लीजिए ऊपर से, तो कोस ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 साइन ए और -1 बचा। नीचे से कोस ए कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अंदर 1 साइन ए और +1 बच जाएगा। कोस से ख़त्म कोस। अब 1 साइन क्या होता है, अभी बताया था, कोसैक 1 साइन किसके बराबर होता है, कोसैक ए के। तो यहाँ पर लिखिए कोसैक ए -1, सेम नीचे लिखिए कोसैक ए -1। यही आपको सिद्ध करना था, देख सकते हो। तो ये आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड आंसर। तो आपको ये जो है 6-7 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। और तीनों इक्वेशन जो है ये वाली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक होती है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों समीकरण याद होनी चाहिए। और साथ में टेबल, अगर आपने ये तीनों चीज़ मेरे कहने से याद कर ली तो त्रिकोणमिति का ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपसे ना हो पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। 2000 में पूछा गया, एक तो 2006 में पूछा गया और 2015 में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले जो LHS है उसको, जितने भी टर्म है साइन और कोस को छोड़ करके बाकी को तोड़ देना है। तो tan को तोड़ देंगे और कोसेक को तोड़ देंगे। तो लिखेंगे LHS बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए tan का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन बटे कोस, है ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा tan का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + tan की जगह आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस पर स्क्वायर लगाया तो दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला याद है ना, 1 साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कोसेक के स्थान पर 1 साइन थीटा रख देंगे। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसका लीजिए एलसीएम, यहाँ पर 1 मान लेना, कैंची गुना करिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे, ये आ जाएगा नीचे कोस स्क्वायर थीटा और बटे में है आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब अंदर अंदर वाले की गुना और ऊपर ऊपर वाले की गुना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी गुना हो जाएगी ऊपर जा कर के, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बटे 1 की कोस स्क्वायर में हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको पता होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, 1 × साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और याद है ना अभी साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या लिखा था हमने, tan थीटा लिखा था। तो साइन बटे कोस की जगह में क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा लिख सकता हूँ। स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा और यही आपको सिद्ध करना था। देख लीजिए ये आपका RHS है। तो बहुत आसान होता है ये सवाल करने, बस आपको जो है जो भी वैल्यू दी गई है tan कोट सेक कोसेक, इनको साइन कोस के पदों में तोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद अपने आप ही सवाल होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 ऊंचाई दूरी वाले चैप्टर से है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपसे पिछले साल पूछा गया, यानी 2024 में। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। एक चिमनी है, चिमनी एक जो है खंबे के आकार की होगी, तो चिमनी बना दी हमने, जिसका भूमि से कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए भूमि है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है चिमनी के, यदि चिमनी के पाद चिमनी का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन होता है नीचे से देखने वाला कोण, तो आ जाएगा 60 डिग्री। अब यदि चिमनी के पाद से, चिमनी का पाद ये हो जाएगा यानी इसके पैर के बिंदु की दूरी, यानी बिंदु की दूरी जो 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो आपसे पूछा है चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, तो मान लीजिए चिमनी की ऊंचाई h है। ठीक है, अब इस त्रिभुज का कोई नाम दे देंगे A B C।
अब लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। माना ए सी एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई h है तथा एक भूमि पर एक बिंदु P है, भूमि पर एक बिंदु P है या B कह दीजिए, बिंदु B है जिसकी चिमनी के पाद से दूरी 25 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे। अब त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब त्रिभुज ABC में देखिए ये लंब है, ये आधार है। त्रिकोणमिति का ऐसा कौन सा मान अनुपात है जिसमें लंब बटे आधार होता है? तो लाल बटे काका, याद है ना, लाल बटे काका। तो लाल लंब और आधार तो केवल इसी में है, यानी ये tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, आया ना। अच्छा, लंब की वैल्यू कितनी है? h है, और आधार की वैल्यू कितनी है? 25, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 आ जाएगा। tan 60 का मान याद है ना, √3 h बटे 25 आ जाएगा। 25 की गुना √3 में करेंगे तो h का मान आ जाएगा 25√3। ठीक है, अब 25 का पूरा इसको तो √3 का मान कितना होता है? 1.732। ठीक है, याद है। अब गुना करिए, 25 दूनी 50, हासिल लघु 5, 25 के 75, 5 80, हासिल लघु 8, 25 सत्ते 175, 175 और 8 हो जाएंगे 183, हासिल लघु 18, 25 से कम 25, 25 और 18 कितने हो जाएंगे? 43 या 33, 43 हो जाएंगे। तो 43 दशमलव कितने अंकों बाद लगेगा? 3 अंकों बाद। तो इसका जो मान आएगा 43.3 आएगा। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 43.3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर का सवाल आता है ये शॉर्ट में। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसे भी कर लेते हैं। यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बताइए पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक चित्र बनाना होता है आपको। पेडिस्टल का मतलब एक मीनार होता है। ठीक है, तो एक मीनार बनाइए, एक पेडिस्टल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक मीनार है। इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है। किसके शिखर पर? पेडिस्टल के। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मूर्ति बना दीजिए। मूर्ति की लंबाई कितनी है? 1.6 मीटर है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक पेडिस्टल बना दिया हमने और उसके ऊपर एक मूर्ति बना दी। ओके, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु है, ये पॉइंट हमने मान लिया। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक मिलाइए। ठीक है, मिला दिया। इसका जो उन्नयन कोण है नीचे से लेंगे, 60 डिग्री है, तथा उसी बिंदु से, किस बिंदु से? इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। पेडिस्टल का शिखर कहाँ पर है? ये पर, यहाँ पर है। तो पेडिस्टल का शिखर बनाइए। इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई मान लीजिए h है, तो हमने यहाँ तक की h मान ली। ठीक है, और आधार हम मान लेंगे x। ओके, अब इसमें मानिए a, इसको b मानिए, इसको c मानिए और इसको d मानिए। अब जो हमने माना है वहीं सब लिखना है। तो माना DC एक पेडिस्टल है जिसके ऊपर AD एक मूर्ति है। ठीक है, एक मूर्ति है। अब आगे क्या माना है? माना भूमि पर एक बिंदु B है जो पेडिस्टल से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। तो इतना मान लेने के बाद अब 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें कौन कौन से? एक तो त्रिभुज BAC कह दीजिए यानी ABC, दूसरा त्रिभुज DBC। तो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, हमेशा इसमें tan थीटा लगता है,
टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ए सी का लंब कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक 1.6 है और यहाँ से यहाँ तक h है, तो टोटल लंब कितना हो गया h प्लस 1.6, तो इतना लिखेंगे h प्लस 1.6 यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, तो इधर लिखेंगे लंब यानी h प्लस 1.6 बटे आधार, आधार कितना है x है, और थीटा कितना है टेन थीटा, भाई इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री लिखेंगे। अब टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h प्लस 1.6 बटे x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x √3 बराबर आ जाएगा h प्लस 1.6। हमें जो निकालनी है मूर्ति की लंबाई निकालनी है, यानी h बराबर कितना आ जाएगा x √3 और प्लस के 1.6 माइनस के 1.6 आ जाएगा, तो समीकरण 1 मान लेना इसको। अब इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज BDC में, तो त्रिभुज BDC में तो टेन थीटा यानी टेन 45 है एंगल, टेन 45 का वैल्यू हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा इसके लिए h और आधार हो जाएगा x, तो h अपॉन x, टेन 45 की वैल्यू होती है कितनी 1 बराबर h अपॉन x, या x बराबर h आ गया। तो h का मान x है, या x का मान जो है इसमें रखिए समीकरण 1 में। ठीक है, पुट इन समीकरण नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x बराबर h रख सकते हैं यहाँ पर, तो h बराबर आ गया h √3 माइनस 1.6, h का मान निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे h को इधर ले आइए, h को ले आए हम तो आ जाएगा, वो कॉमन ले लेंगे यहाँ से 1 माइनस के √3 बचेगा बराबर 1 माइनस के 1.6, इसको जो है नीचे ले जाएंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1.6 बटे 1 माइनस के √3। इसके कॉन्जुगेट से गुना करिए, तो गुना करेंगे 1 प्लस √3 से, और नीचे भी 1 प्लस √3 से गुना करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1.6 इंटू 1 प्लस के √3, और नीचे जो है a माइनस b a प्लस b बनेगा, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ऊपर बचा 1.6 और 1 प्लस √3, नीचे बचा 1 माइनस 3 यानी माइनस के 2, माइनस से माइनस ख़त्म और 2 से 8 है 16 चला जाएगा 0.8 और 1 प्लस के √3। ठीक है, यानी h का मान कितना आ गया 0.8 1 प्लस के √3 मीटर। यही आपसे पूछा था कि h का मान बताओ या पेडिस्टल की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 1 प्लस के √3 मीटर है। कितनी है 0.8 1 प्लस के √3 मीटर। तो पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करें पहले। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, संलग्न चित्र में यानी दी गई चित्र में वृत्त TQT' का केंद्र O है, यानी कि वृत्त जो है TQT' का केंद्र क्या है O है। ठीक है, बाह्य बिंदु P से PT और PT' स्पर्शियाँ खींची गई। स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श रेखा, तो ये दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि कोण TQD' का मतलब है TQT' यानी ये वाला एंगल कितना है 42 डिग्री। ठीक है, तो बताइए कोण TPT' की माप, यानी TPT' हमसे ये वाला एंगल पूछा है, तो आपको परिधि वाला एंगल दिया है और बाह्य वाला यानी स्पर्श रेखा वाला एंगल पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। देखिए, इस एंगल का निकालने के लिए मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एंगलों का योग 180 होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो आप ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, आपने एक परी में पढ़ी होगी, क्या पर में पढ़ी होगी कि वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होगा। कितना? दुगना होता है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। दुगना होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कोण T और T' है, अतः कोण T और T' है वो दुगना होगा किसका, कोण TQT' के, कोण TQT' के। और कोण TQT' है कितना 42 है, तो इधर लिखेंगे 42 और 42 दूनी हो जाएगा 84 डिग्री। यानी कोण T और T' का मान कितना आ गया 84 डिग्री।
यानी ये वाला एंगल मेरा 84 आ गया। अब 84 एंगल हमें गिवन है। अब कोण पी निकालना है, तो इन दोनों का योग 180 होता है, याद है। तो लिखेंगे चूँकि कोण टी पी टी डैश प्लस कोण टी और टी डैश दोनों का 180 मान होता है। तो कोण टी पी टी डैश हमसे पूछा है, तो कोण टी पी टी डैश प्लस 84 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 84 को 180 में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा? अतः कोण टी पी टी डैश बराबर आ जाएगा 180 माइनस 84। तो 10 में से 4 गए 6 और 9 यहाँ बचेंगे 17, 17 में से 8 जाएंगे 9, 96 डिग्री। यानी कोण टी पी टी डैश की माप कितनी हो जाएगी? 96 डिग्री। तो इस टाइप से सवाल करते हैं। आपको जो है वृत्त से संबंधित सारी की सारी प्रमेय याद होनी चाहिए, ज़्यादातर स्पर्श रेखा वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। यदि बड़े वृत्त की जीवा ए बी अंदर वाले वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है तो जीवा ए बी की माप ज्ञात कीजिए। तो इसको सवाल को हल करने से पहले आपको चित्र को बनाना होगा। चित्र कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर। तो और दोनों कैसे हैं? संकेंद्रीय हैं। संकेंद्रीय का मतलब दोनों के दोनों एक ही केंद्र पर होंगे। तो मान लीजिए अगर एक वृत्त का केंद्र ये है और इसी को केंद्र मानकर एक और वृत्त बना दूं मैं, तो ये दोनों वृत्त कैसे हो जाएंगे? संकेंद्र वृत्त हो जाएंगे। अब जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो छोटी होगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो बड़े वाला है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं इसकी त्रिज्या पूछूँ आपसे तो कितनी क्या होगी? आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी वैल्यू 5 है और छोटी वैल्यू 3 है। अब एक जीवा खींचनी है मुझे वृत्त के अंदर, जो बड़े वाले वृत्त की जीवा ए बी, यानी बड़ा वृत्त कौन सा है मेरा? ये वाला। जो उसके जीवा ए बी है वो छोटे वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है, यानी छोटे वृत्त को बिंदु सी पर भी टच करती हुई जानी चाहिए। ये जो स्पर्श रेखा मान लिया हमने बड़े वाले की ए बी है, वो इस बिंदु सी पर इसको छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो इस जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक लंब डाली, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, है ना। और यहाँ से एक जो है यहाँ इसको मिलाइए, ये क्या है? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यानी 5 हो जाएगी, और ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3। तो क्या मुझे आप ये वाली नहीं बता सकते? तो कैसे निकालेंगे इसको? पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान से देखिए, लिखेंगे यहाँ पर ए मान लेंगे, चूँकि वृत्त के केंद्र से डाला गया स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः जो OC है वो किस पर लंब है? AB पर लंब है, ठीक है। तो AC और AB बराबर हो जाएंगे। AC बराबर किसके हो जाएंगे? BC के, हाँ है ना। या CB कह दीजिए। अब एक की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। अब AC की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OC के वर्ग का और प्लस AC के वर्ग का, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने। OA का वर्ग कितना है? 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। OC का मान कितना है? 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। और AC का हमें निकालना ही है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 3 के वर्ग को इसमें से घटाएंगे यानी 9 बराबर AC का वर्ग। तो 25 में से 9 गए 16, और AC का वर्ग बराबर आ गया 16। AC का मान कितना आ गया? 4, ठीक है। यानी AC का मान कितना आ गया? 4। अगर ये 4 है तो CB भी 4 हो जाएगा, CB भी 4 हो जाएगा। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो AB कितना हो जाएगा? दोनों को मिला देंगे तो लिखेंगे अतः CB बराबर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा आपका? AC प्लस BC, हाँ है ना। तो AC का मान भी 4 और BC का मान भी 4, तो यह जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो आपसे वृत्त AB जो है AB की जीवा ही पूछी थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करती है या करता है।
संगत चाप की माप ज्ञात कीजिए, यानी संगत चाप की माप करनी है। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, इसकी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये भी 6 हो जाएगी। तो ये जो चाप इसने बनाया है, ये चाप की वैल्यू आपसे निकलवा रहे हैं आप, ये चाप है, ठीक है। तो और उसने पूछा है, बताया है कि चाप जो है केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आप सभी जानते हैं चाप का क्या फॉर्मूला होता है। तो चाप की माप बराबर, चाप की माप होती है θ/360 डिग्री और गुना 2πr, ठीक है। थीटा का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा बटे 360, 2 पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए और r की वैल्यू हो जाएगी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 0 से गया 0, 3 से काटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से पूरा खत्म, तो कितना आ जाएगा पाई। तो चाप की जो माप आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, पाई सेंटीमीटर। तो किस ऑप्शन में है पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये यहाँ तक नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे फिर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए और इसकी तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। देख सकते हो 2 साल 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, 2020, 22, 23 और 24 में, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। इस चैप्टर से एक सवाल जरूर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो शंकु के आधार की त्रिज्या गिवन है, तो लिखेंगे, दिया है त्रिज्या बराबर, या त्रिज्या बराबर यानी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं, तो 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद है ना आपको। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 1/3 ऐसी एज इट इज रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, r की वैल्यू रख देंगे 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 गुना 3.5 कर देंगे वर्ग के कारण, h की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब 3.5 को पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा। देखिए 7 से काटा 5 बार, फिर 5 से काटा 2 बार, ठीक है। 3 से काटा 4 बार और 2 से काटा 2 बार, ठीक है। 5 से काट लीजिए 7 बार, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 से काटा 2 बार। अब बचा क्या क्या आपके सामने, एक तो 22 बचा ऊपर और एक बचा आपका 7, तो 22 सत्ते कितना होता है, 154 होता है। तो 154 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये 154 घन सेंटीमीटर क्या आ गया, शंकु का आयतन। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने आगे पूछा इसकी तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना आपको, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L बराबर √h का वर्ग प्लस r का वर्ग। तो h कितना है इसमें 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144 प्लस r का मतलब है 3.5, 3.5 का मतलब है इसको 35 समझिए, 35 का वर्ग होता है 1225, ठीक है। तो पॉइंट लगेगा 2 अंकों बाद। अब 144 और 12.25 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 0.25, 4 और 2 6, 1 और 4 5, 156.5 25। तो ये किसका वर्ग होता है, आपको याद होना चाहिए, ये 125 का वर्ग होता है। तो 125 में पॉइंट कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। तो L की वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य का मतलब समांतर माध्य से है। इसमें एक टेबल दी गई है और समांतर माध्य पूछा है तो ये ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसको करने का जो मेथड है वो लॉन्ग मेथड होता है। तो 2024 में पूछा गया है। कैसे करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखे इधर, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद लिखिए इसका मध्यमान। मध्यमान का मतलब 0 और 10 के बीच का कोण आएगा 5 आएगा, 10 और 20 के मध्य आएगा 15, 20 और 30 के मध्य कौन आएगा 25, और 30 40 के मध्य आएगा 35, और 40 और 45 55 के मध्य 50 के मध्य आएगा 45। और मध्यमान को x से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर लिखिए बारंबारता। बारंबारता को f से डिनोट करेंगे। तो बारंबारता कितनी हो जाएगी, 4 7 5 8 और 6। अब इधर लिखिए fx। तो fx का मतलब हो जाएगा x और f की गुना। तो 5 के 4 में गुना करेंगे 20 आएगा, 15 की 7 में करेंगे 15 सत्ते 105 हो जाएगा,
और 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 35 अट्ठे कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, और 45 छिक्का कितने हो जाएंगे 270 हो जाएंगे। अब इसको जोड़िए, सिग्मा एफ़ को अलग जोड़िए और सिग्मा एफ एक्स को अलग जोड़ना है, ठीक है। सिग्मा एफ को जोड़िए, 4 7 11, 11 5 16, 16 और 8 24, 6 30। सिग्मा एफ एक्स जोड़िए, 5 5 10 को 0, हासिल लगू 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 7 20, हासिल लगू 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2 8, यानी सिग्मा एफ एक्स आ गया 800। आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 800 और सिग्मा एफ कितना है 30। 0 से 0 गई, 3 को 80 से काटे, 3 दूनी 6, बचे कितने 2, 20 हो गया। 3 छंग 18, बचे कितने, फिर से 2 पॉइंट लगा लेंगे, फिर से 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 26.66 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो ऐसे करना है आपको सवाल समांतर माध्य का, यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। फिर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको एक टेबल दी गई है वर्ग अंतराल में और इसका बहुलक ज्ञात करना है। पिछले साल ही आपसे पूछा गया है, तो इसका तरीका देख लीजिए बहुलक ज्ञात करने का। कैसे ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसमें 2 चीज़ माननी पड़ेंगी। जो बारंबारता है उसको देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है, 3 8 9 10, 3 2 में सबसे ज़्यादा बारंबारता है 10 की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 10 की है, तो हमारा जो बहुलक वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 से 35 हो जाएगा। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर 30 35। अब 30 35 में जो 30 है वो आपकी निम्न सीमा है और 35 जो है उच्च सीमा है, तो लिखेंगे निम्न सीमा बराबर निम्न सीमा, यानी L से रिप्रेजेंट करेंगे निम्न सीमा को, 30 आ जाएगा। बहुलक वर्ग का जो ऊंचाई है, बहुलक वर्ग का विस्तार कह सकते हो या ऊंचाई भी बोल सकते हैं, विस्तार यानी h। भाई बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ तक, 30 से 35 है, तो कितना इसका विस्तार हो रहा है, 5 एक्स्ट्रा है, तो इसमें हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता का F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कितनी हो जाएगी बहुलक वर्ग की बारंबारता, 10 हो जाएगी। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता लिखेंगे और ठीक बाद की बारंबारता लिखेंगे, तो लिखेंगे बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, पूर्व की बारंबारता को F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका F2, ये F0, ये F1, ये F2, ठीक है। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता यानी F2 बराबर आ जाएगा 3। अब फॉर्मूला याद है आपको, तो लिखेंगे बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस से सवाल आएगा। L का मान कितना है यहाँ से रखिए 30, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस F0 की वैल्यू 9 होगी, बटे 2F1, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस F0 यानी 9, और F2 की वैल्यू 3 इंटू H की वैल्यू है 5। अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। 10 में से 9 गया 1, 20 में से 9 और 3 12 गए 8 बचा, 5 कम हो जाएगा 5। तो इनका एलसीएम लीजिए, 8 या 24 240 और 5 245 बटे 8। तो इसको पूरा पूरा काट सकते हो, काटिए। 8 या 24 हासिल लगू, बचे कुछ नहीं, तो 0 लगा के उतार अगली संख्या, तो बचे कितने 50 हो गए, 8 6 48, बचे कितने 2 और फिर 20 हो गया, 8 दूनी 16, बचे 4, 8 पंजे 40, तो 30.625 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक वाले सवाल इस टाइप से होंगे। पहले आपको क्या लिखना होगा, बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही उसका बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग में निम्न सीमा देखिए 30 है, तो 30 लिख दी। इसका विस्तार कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख दिया। बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F1, इससे पहले की F0 और इससे बाद की F2। ये सब लिखने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे बहुलक का। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, लिख के देख लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें क्या लिखा है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से
एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आंसर इसमें जो 3/13 है, लेकिन वीडियो रुक गई थी इसलिए मुझे जो है दोबारा समझाने पड़ रहा है आपको। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कैसे करेंगे। जब भी आपके सामने 52 ताश के पत्ते वाले सवाल आ जाएं तो आपको जो है माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन से पत्ते कितने होते हैं, इक्के के कितने पत्ते होते हैं, पान के कितने होते हैं, काले कितने होते हैं, लाल कितने होते हैं, हुकुम के कितने होते हैं और बादशाह बेगम, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, मैंने एक चित्र बनाया है यहाँ पर, इसको देख सकते हैं। जो आपके 52 ताश के पत्ते होते हैं उनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 26 काले और 26 लाल में। इन 26 कालों में भी 2-2 हिस्से में बांट दीजिए। इनमें 13 हुकुम के हो जाएंगे और 13 चिड़ी के हो जाएंगे। इन 26 लाल को हमने 13 ईंट के पत्तों में बांट दिया और 13 पान के पत्तों में। ये इनके सिंबल है। हुकुम का पत्ते के ऊपर आप ऐसे पान और ब्लैक पान देखेंगे, चिड़ी के ऊपर आप एक पेड़ देखेंगे काला सा, और ईंट के ऊपर आप ये डायमंड देखेंगे ऐसा ईंट, और पान के ऊपर आप ये लाल हार्ट देख सकते हैं। जो ये बड़े वाले चित्र होते हैं जिनके सेंटर में बड़ा सा चित्र होता है, इनको बोलते हैं इक्के के पत्ते। तो ये वाला पत्ता किसका बनाया मैंने, इक्के का। ये भी इक्के का है, ये भी इक्के का है, ये भी इक्के का। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा 2 नंबर वाला पत्ता आ जाता, तो 2 नंबर वाला पत्ता आपने ऐसा देखा होगा कि यहाँ पर भी 2 लिखा होगा और यहाँ पर भी 2 लिखा होगा, और ऐसे 2 हार्ट बना देगा, ठीक है, ऐसे करके, और एक यहाँ पर बना देगा। तो आपने देखा होगा, तो जितने नंबर होंगे उतने ही चित्र बनेंगे। यहाँ पर अगर ये नंबरिंग वाले कितने होते हैं, 10 तक होते हैं, तो कुल मिलाकर के 10 पत्ते हो गए। अब बचे 3 पत्ते, गुलाम, बेगम, बादशाह। ये कहलाते हैं चित्र वाले कार्ड या फेस कार्ड। इनके ऊपर जो है चित्र बना होता है, आपने देखा होगा रानी का चित्र या राजा का चित्र। तो ये कुल मिलाकर एक सेट में 3 पत्ते हो गए चित्र वाले। तो ऐसे ही 4 सेट में कुल मिलाकर कितने पत्ते हो जाएंगे, 12 पत्ते। तो आपको केवल इतना याद रखना है, 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, 4 इक्के होते हैं, और 4 ही कितने होते हैं, गुलाम होते हैं, 4 ही बेगम होती हैं, 4 ही बादशाह होते हैं। उसके बाद 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 ईंट के और 13 पान के। ये साइड माइंड में याद रखना है। अब आ जाइए सवाल पर वापस। सवाल ने बोला है कि एक पत्ता निकालना है 52 ताश की गड्डी में से, उसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया पत्ता वो तस्वीर वाला हो। तो तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं, 12 पत्ते होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, बटे, और नीचे लग दीजिए 52 ताश के पत्ते 52। तो इनको सोल्व करेंगे, 3 से काट लीजिए या 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12, और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, बचेंगे 1, 4 तिया 12, यानी 3/13 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता कि एक लाल पत्ता होने की क्या प्रायिकता है, तो लाल पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं, 13 होते हैं, ये 26 होते हैं, 26 होते हैं ना, तो 26 लाल बटे क्या हो जाएंगे 52, तो कितना आ जाएगा 1/2। जितने लाल पत्ते होने की प्रायिकता है उतने ही काले पत्ते होने की भी प्रायिकता है, यानी 26/52 हो जाएगा। आपसे अगर पूछ लिया एक इक्का होने की क्या प्रायिकता है, तो इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 ऊपर रखेंगे, बटे में आ जाएंगे 52, तो कितना आ जाएगा 1/13। तो इस टाइप से ये ताश की गड्ढे वाले सवाल करते हैं। तो जैसे अब की बार तस्वीर वाला पूछा है, तो हो सकता है आपसे अगली बार को हुक्म का पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ तक नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की क्लास का लास्ट होगा, यहीं पर फिर विराम लगा देंगे हम। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या बोला है, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा का मतलब जो आपको लूडो खेलते हो, तो वो लूडो में जो फेंकते हैं वो गोटा, वो आपका पासा कहलाता है। तो पासे पर जो है 1 से लेकर के 6 तक अंक दर्शाए जाते हैं। उसने 2 पासे फेंके हैं, तो 2 पासे फेंकने में उनका जो योग है, अंकों का योग 7 से छोटा आना चाहिए। तो 7 से छोटा कैसे कैसे आ सकता है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले तो इधर लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम आ जाएंगे 36, यानी जब 2 पासे फेंके जाते हैं कुल 36 टाइप से उनके अंक आ सकते हैं। उसके बाद अब लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम का मतलब है कि हमारे पास जो योगफल है 7 से छोटा आना चाहिए। तो मान लीजिए अगर पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे पर भी 1 आ सकता है। क्या इन दोनों का योग 7 से छोटा है? बिल्कुल है। तो अगर पहले पर 1 आया दूसरे पर 2 आ गया, पहले पर 1 आया दूसरे पर 3 आ गया, पहले पर 1 आया दूसरे पर 4 आ सकता है, पहले पर 1 आया दूसरे पर 5 आ सकता है। अब अगर पहले पर 1 आया, क्या दूसरे पर 6 वाला हम लेंगे या नहीं लेंगे? भाई उसने बोला है अंकों का योग जो है 7 से छोटा होगा, तो ये जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। अब दूसरा हो सकता है परिणाम इसमें कि पहले पर 2 आ जाए, अगले पर 1 आ जाए, पहले पर 2 आ जाए तो दूसरे पर भी 2 आ सकता है, पहले पर 2 दूसरे पर 3, पहले पर 2 दूसरे पर 4, बस इतना लेंगे, 2 5 नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए पहले पर 3 आया दूसरे पर 2 1 आ गया,
अगर मान लीजिए पहले पर 3 आया तो दूसरे पर 2 आ गया, पहले पर 3 आया दूसरे पर 3 आया, बस 6 तक लेंगे। अगर मान लीजिए पहले पर 4 आया दूसरे पर 1 आ सकता है। अगर मान लीजिए पहले पर 4 आया दूसरे पर 2 आ सकता है। अगर 4 3 नहीं लेंगे है ना, मान लीजिए पहले पर 5 आया तो दूसरे पर 1 आ सकता है। ठीक है, बस 5 1 तक लेंगे तो कुल कितने परिणाम आ जाएंगे? परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कुल 15 प्रकार से हमारे परिणाम आ सकते हैं। तो लिखेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता आ जाएगी आपकी जो कुल अनुकूल परिणामों से ऊपर रखते हैं और कुल संभव परिणाम को नीचे रखते हैं। तो 15/36 इसको सोल्व करिए, 3 से काट सकता है, 3 पंजे 15 और 12 से 36, यानी 5/12 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 5/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए सवाल देता हूँ, उसको करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना अपना स्कोर भी ज़रूर बताना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता 1 का हो? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट दोबारा से, और इसको बताइएगा, मुझे ज़रूर कहिएगा और अपना अपना कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताइएगा। 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने प्रश्न सही किए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने साथियों को शेयर भी कर देना। अगर आपको इसके पूरे नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।